हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों। तो अब अपन आगे का पार्ट 2 चल रहा है अपना, और आपने पिछले वीडियोस ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले पार्ट 2 के पिछले वीडियोस देखिए और फिर पेज नंबर 21 पे आ जाइए बच्चों। 2.3.3 दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके लिए क्रियाकलाप 2.6। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। यानी मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को कैसे अलग करते हैं ये प्रयोग में बताया है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पृथककारी कीप में लेंगे। एक पृथककारी कीप बच्चों, ये चित्र देख रहे हो ना आप 2.6, ये ऐसी होती है पृथककारी कीप जो सबके पास नहीं होती है, तो ये प्रयोगशाला में ही होती है। तो मिट्टी के तेल और जल का मिश्रण, या फिर अपन तेल और जल, कई बार देखा होगा कि तेल की बोतल या तेल की बूंदें पानी में चली जाती हैं, तो वह मिश्रण कैसे अलग होता है। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। तो बच्चों, तेल और जल अगर मिक्स हो जाए तो हम थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं, तो ऊपर क्या तैरने लग जाता है, तेल, और नीचे क्या होता है, जल। तो पृथककारी कीप के स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कार्क को बंद कर दें। ये पृथककारी जो कीप है, इस कीप में अगर हम मिश्रण भर दें तो बच्चों साफ दिख रहा है कि पृथककारी कीप में ऊपर तो मिट्टी का तेल है, नीचे जल है, और यह है इसकी स्टॉप कार्क। स्टॉप कार्क मतलब इसका बटन होता है। अगर इस बटन को, स्टॉप कार्क को हम लोग खोल दें तो क्या होगा, इसमें से जल तो नीचे आ जाएगा, और जैसे ही जल नीचे आए पूरा, तो हम स्टॉप कार्क को बंद कर देंगे, तो मिट्टी का तेल ऊपर रह जाएगा। अब इसके अनुप्रयोग बच्चों कि यानी ये कहाँ प्रयोग होता है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। जैसा कि हमने देखा, अगर तेल और पानी मिल जाए तो हम उसको पृथक कर दें। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, यानी धातु के शोधन होते हैं जब उसमें लोहे को अलग करते हैं इसी विधि से। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसके पीछे ये सिद्धांत काम करता है कि जो मिश्रण, जो पानी, जो दो तरह के अगर तरल पदार्थ हो और उनके जो घनत्व अलग अलग होते हैं तो वो अलग अलग परतों में रहते हैं। अब है 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। बच्चों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.3.4 नमक कपूर के मिश्रण के प्रश्न जरूर आता है, तो इसको ध्यान से कर लीजिए। और ये जो पहले अभी चित्र बताया ना मैंने पृथककारी कीप का 2.6 वाला, ये भी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पे भी प्रश्न आ सकता है। अब पढ़ेंगे हम। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। बच्चों आप जानते हो, कपूर जलाते हैं तो क्या पानी बनता है, क्या नहीं, कपूर जलाते हैं सीधे गैस बन जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें उदर्वपातित हो सकने वाले अवयवों को उदर्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उदर्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। बच्चों उदर्वपातन का गुण क्या होता है, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। उदर्वपातन का जो गुण होता है, जिसमें जो ठोस अगर गर्म करते हैं तो सीधे गैस बन जाता है, वो द्रव अवस्था में आता ही नहीं है। तो इसको अलग करने के लिए हम उदर्वपातन की प्रक्रिया करते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है। बच्चों नेफ्थलीन कहते हैं जो अपन वो बॉल्स लगाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, दिवाली की सफाई के बाद हम फिनाइल की गोलियां जैसे आप बोलते हो, और एंथ्रासीन इत्यादि उदर्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण होते हैं। बच्चों उदर्वपातन की प्रक्रिया का चित्र 2.7 जो है, यह चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर टिक का निशान लगाइए और यह चित्र आप बनाने की प्रैक्टिस करिए और उदर्वपातन की प्रक्रिया को पढ़िए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रश्न अवश्य आता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक चीनी मिट्टी की प्याली होती है। इस प्याली में देखो कपूर और नमक का मिश्रण रखा हुआ है, और इसको एक कीप से, ये कीप है, इस उल्टी रखी कीप से ढक दिया है। उल्टी रखी कीप से ढकने के बाद नीचे जो ये बर्नर है, इस बर्नर को जला दिया है और इस कीप के ऊपर रुई का प्लग लगा दिया गया है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस कपूर को नीचे से गर्म करते हैं
तो ये कपूर और नमक का मिश्रण है। जैसे गर्म करते हैं तो कपूर तो क्या हो जाता है, उदरपातित हो जाता है, जो कि कीप की दीवारों पर यहाँ चिपका हुआ है, और नमक प्लेट में रह जाता है। इस तरह से उदरपातन की प्रक्रिया द्वारा हम कपूर और नमक के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब है बच्चों 2.3.5, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? जो काले रंग की स्याही होती है तो उसमें क्या एक ही रंग होता है या बहुत सारे रंग होते हैं? इसके लिए करेंगे क्रियाकलाप 2.7। छानक पत्र की एक पतली परत लें। छानक पत्र क्या होता है बच्चों? एक फिल्टर पेपर की तरह पेपर होता है जो मोटा सा होता है, उसमें से चीज़ें छान सकते हैं। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लेते हैं। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखते हैं और इसे सूखने देते हैं। जार, बीकर या परखनली में जल लेते हैं। उसमें इस छनक कागज को इस प्रकार रखते हैं कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 ए में दर्शाया गया। बच्चों ये छनक पत्र है, इस पर जो है स्याही का निशान हमने लगा दिया और पेंसिल से एक रेखा खींच ली। अब इस छनक पत्र को जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है तो उसे सावधानी से देखना है। अब इस छनक पत्र को हमें एक बीकर में डाल देना है और जिसमें जल होता है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे छनक पत्र में जल ऊपर की ओर चढ़ता है। इस अवलोकन को लिखेंगे बच्चों। ये चित्र ए और बी में, ए में तो छनक पत्र दिखाया गया, बी में दिखाया गया है जल, और जल के अंदर ये जो है ये छनक पत्र है। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है बच्चों, आपने छनक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छनक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मत अनुसार रंग के स्थान का छनक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? बच्चों जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई किस रूप में? विलेय के रूप में। मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो विलायक होती है, जो कम होता है वो विलेय होता है। जैसे ही जल छनक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई के 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। डाई क्या होती है? 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंग वाला घटक जो कि जल में अत्यधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। तो डाई जो होती है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, तो जो रंग जो है जल में ज़्यादा घुलनशील होता है वो तेज़ी से ऊपर उठता है और रंगों की एक पट्टी उस पर बन जाती है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि कलर के द्वारा हमने इसको अलग कर दिया। ग्रीक में क्रोमा मतलब रंग होता है, ग्रीक भाषा होती है उसमें क्रोमा का मतलब होता है रंग, और इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने के रूप में प्रयोग किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। यानी कि जल में सब डाई घुल सकती है तो उनको पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक का विकास हुआ है, जिसके बारे में हम अगली उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसके अनुप्रयोग मतलब ये किस काम आती है, तो सबसे पहले तो ये काम आती है डाई होते हैं ना जो उसमें रंगों को पृथक करने में काम आती है, और इसका दूसरा प्रयोग है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में काम आती है, और तीसरा प्रयोग है रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में भी यही विधि काम आती है। रक्त की कुछ बूंदें छन्ने पेपर पे डाल देते हैं, जिससे अगर उसमें नशीले पदार्थ घुले होते हैं तो उनके अलग रंगों की पट्टियाँ बन जाती हैं। अब आगे पढ़ेंगे 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेंगे, इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे, उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। बच्चों ये चित्र है 2.9 दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि का ये चित्र है। तो बच्चों इस चित्र को अच्छे से आप देख लीजिए और कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करिए। आसवन विधि का ये चित्र है, इससे क्या अलग होता है ये देखिए। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे। एसीटोन जो होता है वह वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक के द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर सकते हैं,
और जल जो होता है वो आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। बच्चों इस चित्र को देखिए, इसमें क्या है, एक फ्लास्क है, ये गोल जो है ना ये एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हमने क्या भरा है, जल और एसीटोन का विलयन। तो जल और एसीटोन को जब हम गर्म करेंगे तो क्या इसमें एक हम थर्मामीटर भी लगा देंगे, क्योंकि एसीटोन एक विशेष ताप पर गर्म होता है। तो क्या होता है, जल की तो वाष्प बन जाती है और वो जो संघनन हम उसका करके, और जब एसीटोन की वाष्प अलग टेम्परेचर पे बनती है, जल की अलग टेम्परेचर पे बनती है, तो जो एसीटोन वाष्पीकृत होता है तो एक अलग बीकर में उसको हम इकट्ठा कर देते हैं और जल जो है वो फ्लास्क में शेष रह जाता है। अच्छा, अब इसके उत्तर दें कि जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब क्या अवलोकित करते हैं। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है और दोनों घटकों को हम कैसे पृथक कर पाते हैं। बच्चों यह जो विधि है इस विधि को आसवन कहते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में करते हैं जो विघटित हुए बिना ही उबलते हैं तथा जिन घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। जैसे जल और एसीटोन, क्वथनांक क्या होता है बच्चों, जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलती है तो जो जल है वो 100 डिग्री पर उबलता है, तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर जो होता है 25 केल्विन से कम होता है, वे मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उसके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। आपने 8वीं में भी पढ़ा होगा, आसवन विधि से हम पेट्रोल के विभिन्न उसके घटकों का पृथक्करण करते हैं। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ जो होते हैं, एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ये देख लीजिए आप, एक नली है जिसे प्रभाजी कॉलम लिखा हुआ है ना, जहाँ पर ये प्रभाजी कॉलम, ये एक कांच की नली है, इसमें छोटी छोटी कांच की गोलियां हैं, इसी को प्रभाजी कॉलम कहते हैं। अब है बच्चों 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आपको मालूम ही होगा वायु क्या है, वायु एक सममांगी मिश्रण होता है। वायु क्या है, एक सममांगी मिश्रण है, गैसों का एक मिश्रण होता है बच्चों। इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। प्रवाह चित्र इस विधि के विभिन्न चरणों को दिखाता है। बच्चों ये जो है प्रभाजी आसवन से वायु के हम घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। चित्र देखिए, ये वायु है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न या ठंडा करते हैं। वायु को बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर क्या हो जाता है, द्रवीय वायु हो जाती है और कैसी हो जाती है, पानी जैसी हवा हो जाती है। अब प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं। अब उस द्रवी यानी पानी जैसी हवा को हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन कॉलम देखा था ना हमने, कॉलम इसको कह रहे हैं स्तंभ को, जिसमें हम ये कांच की गोलियां हैं। तो क्या होता है, अब हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाता है। क्वथनांक है ऑक्सीजन का -183 183, ऑर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। ये डिग्री सेल्सियस पे का क्वथनांक होता है। तो वायु प्रतिशत होते हैं ऑक्सीजन में 20.9, ऑर्गन होता है 0.9 और नाइट्रोजन होता है 78.1। इस तरह से हम वायु से गैसों को ले सकते हैं। बच्चों वायु के घटक का पृथक्करण का ये पूरा जो है चित्र, ये जो है इसका प्रभाजी आसवन द्वारा कैसे हम वायु को अलग कर सकते हैं। ये देखिए वायु निवेश, यहाँ से वायु गई तो दबाव में ये दोनों तरफ से पिस्टन लग रहे हैं, ये गोल गोल, इसमें दबाव में वायु आई तो वायु क्या हो गई, द्रवीकृत हो गई। द्रवीकृत वायु को फिर धीरे धीरे यहाँ गर्म करके इन नलियों में से भेजकर और शीतल संपीड़ित वायु निकालते हैं। और ये जो पृथक करने वाली है नली, यहाँ से द्रवीय वायु जाती है और द्रवीय ऑक्सीजन बनती है और धीरे धीरे इसके घटक निकलते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी क्रियाविधि समझ में आ जाएगी। बच्चों
यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा या संपीड़ित करते हैं। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक पृथक हो जाती हैं। क्वथनांक मतलब अपना उबलने का बिंदु। अलग अलग गैसें अलग अलग तापमान पे उबलती हैं तो वो धीरे धीरे अलग होती रहती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। अब निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। अब है, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप जब ये पूरा चित्र देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो बच्चों ये थी आज की क्लास और मुझे आशा है कि आप इस क्लास को समझ पा रहे हैं। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आगे हम 2.3.8 में अगली क्लास में पढ़ेंगे और मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।